नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शाहबाज सरकार और सेना की जुगलबंदी के खिलाफ एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते काफी कुछ हुआ। इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, उन्हें हाई कोर्ट से राहत भी मिली और इसी बीच उनके सपोर्टर्स ने सेना को पहली बार काफी चोट पहुंचाई, कई जगह पे तोड़फोड़ हुई। इसी से जुड़े सवाल हम आज के एपिसोड में लेंगे इस शो पे, जिसका हम कहते हैं संकट, सुरक्षा और स्वामी। शो का सवाल जो है वो है पाकिस्तानी सेना और इमरान खान के बीच इस संघर्ष का नतीजा क्या होगा, अंजाम क्या होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रवीण, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि अभी इस समय जब हम शूट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट अपडेट इसमें क्या है। पाकिस्तान में इमरान खान को बेल मिली है, उस पर आप थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को बता पाए तो। अपूर्वा, थैंक यू। लगता है कि हर हफ्ते हम पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ चल रहा है। आज के दिन यानी फ्राइडे इमरान खान को 5 केसेस में, जहां तक हमें पता है, जमानत मिली है। एक केस में जिसमें वो गिरफ्तार किए गए थे और 4 और केस में जो उनके खिलाफ पिछले दिनों में फाइल हुए। ढेर सारे और अलग से केस है, लेकिन इन 5 केस में उनको राहत मिली है। और कोर्ट ने कहा है कि 7 तारीख के बाद जो भी केस फाइल किए हों वो उन केसेस में वो गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि सरकार के आगे क्या इरादे हैं। क्या वो दोबारा दूसरे केसों में इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाले, या फिलहाल जब तक इस केस की सुनवाई 14 तारीख को नहीं होती, क्या वो इसको मामले को ठहरने देंगे और उम्मीद रखेंगे कि मसला ठंडा हो जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उनने आज तकरीर दी कि उनके विचार में कोर्टों का एक्शन बहुत अनफेयर था। जब दूसरे पार्टी के लीडर सालों के लिए, पूरे दशक के लिए जेल में सड़े, उनका ये कहना था कि इधर कोर्ट आउट ऑफ द वे जा रहा था इमरान खान को राहत देने के लिए। अब उनके भी क्या विचार हैं? क्या वो कोर्ट पे कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे? क्या फौज कुछ दबाव डालने की कोशिश करेगी जजों पे? इसका ये कहना बहुत ही मुश्किल है जी। लेकिन मतलब ये बिल्कुल T20 मैच टाइप सिचुएशन हो गया कि रोज कुछ बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कहाँ जाके खत्म होगा। जी बिल्कुल, चलिए हम दर्शकों के अब सवाल लेना शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल आ रहा है मनोज का, पूछ रहे हैं कि अब ये बात इमरान खान की गिरफ्तारी तक कैसे पहुंची। एक समय पर तो वो आर्मी के फेवरेट हुआ करते थे और अब वो दोनों आमने सामने हैं। मनोज जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका जवाब भी थोड़ा लंबा है। जब आर्मी ने इमरान खान को समर्थन देना शुरू किया, उस वक्त उनकी ये उम्मीद थी कि वो एक प्लायंट या ओबीडियंट पॉलिटिकल लीडर को पैदा कर पाएंगे जो दोनों बड़ी पार्टियों को जड़ से काट पाएंगे। उस वक्त जैसे कि आपको पता होगा, 2 बड़ी पार्टियां थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आज की तारीख बिलावल भुट्टो साहब चलाते हैं उनके फादर के साथ, और दूसरी बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ की पार्टी, जो भी प्रधानमंत्री रहे थे। और हमेशा फौज की ये कोशिश थी कि कोई ऑल्टरनेटिव पार्टी बनाई जाए जो प्रो आर्मी होगी और आर्मी के कहने पे चलेगी। तो इमरान खान को ढेर सारी मदद की गई, बाहर से सपोर्ट दिया गया, पैसे दिए गए। पिछले इलेक्शन में खुल के उनकी मदद की गई। इनफैक्ट यहाँ तक वीडियो पे दिखाई दिया था जो सोशल मीडिया पे आए थे कि फौज के और ISI के ऑफिसर ओपनली रिगिंग कर रहे थे इमरान खान की पार्टी के फेवर में। लेकिन धीरे धीरे इमरान खान और आर्मी के बीच में रिश्ते बिगड़ते गए। इसके 2-3 वजह थे। एक तो आर्मी को लगने लगा कि इमरान खान साहब की इकोनॉमी की जो हैंडलिंग थी वो ठीक नहीं थी। पाकिस्तान धीरे धीरे कर्ज में डूबते गया। इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी बनाने के परसूट में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने लगे सब्सिडियों पे। दूसरी बात थी कि इमरान खान साहब का ये लोग कहते हैं, मुझे तो कभी मिलने का मौका नहीं मिला, कि एरोगेंट काफ़ी है और वो आर्मी की लीडरशिप पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, आर्मी के कहने पे चलने को तैयार नहीं थे।
तो हो सकता है कि आर्मी को लगने लगा कि ही इज, जो इंग्लिश में कहते हैं, गेटिंग टू बिग फॉर हिज बूट्स। आखिर आर्मी के बूट्स बहुत बड़े होते हैं और शायद वो ये नहीं चाहे कि कोई सिविलियन भी ये बड़े बूट्स पहनने लग जाए। तो धीरे धीरे जनरल कमर जावेद बाजवा के टर्म में इमरान को धीरे धीरे काटने की कोशिश की गई और मामला तब एक्सप्लोड हो गया जब इमरान खान ने कोशिश की कि आईएसआई के चीफ, जो तब जनरल फैज हमीद थे, कि जनरल बाजवा उनको हटा के एक नए आईएसआई चीफ को ना लगाए, और ये भी कोशिश की कि जनरल बाजवा के बाद तैयारी हो जाए कि जनरल फैज अगले आर्मी चीफ बनेंगे। ये आर्मी के लिए बिल्कुल रेड लाइन थी कि मतलब ये तो आर्मी के अंदरूनी मामलों में प्रधानमंत्री वजीर आजम दखलंदाजी कर रहे हैं, ये आर्मी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी और इमरान खान साहब को हटा दिया। अब शायद दूसरों मुल्कों में इस पॉइंट पे ये होता कि दोबारा चुनाव होता, कोई नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाता, लेकिन जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार बनाई। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और इमरान खान सड़कों पे निकल आए। उस वक्त कईयों की उम्मीद थी कि देखो, पाकिस्तान के इतिहास में देखा जाए तो हमेशा फौज अहम शख्सियत रही है। हमेशा फौज ने सरकारों को बनाया है, गिरफ्तार किया है, प्रधानमंत्रियों को जेल में डाला है, और एक केस में जुल्फिकार अली भुट्टो के साहब के केस में प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ा दिया है जी। तो हर एक को लग रहा था कि इमरान खान को भी मतलब ये सबक सिखा देंगे, शायद जेल भेज देंगे या कुछ और करेंगे। और फाइनली लेकिन इमरान खान साहब जब पिछले हफ्ते जेल भेजे गए तो पूरे शहर में आग लग गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने फौज पे हमला किया है, अफगानिस्तान से जिहादी आए हैं, एक बार अमेरिका ने भी हमला किया था जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में कभी ये नहीं हुआ कि भीड़ इकट्ठे होके फौज के वरिष्ठ अधिकारी, कोर कमांडर, जनरल हेडक्वार्टर पे हमला करे। पहली बार हमने देखा कि ऐसे हुआ, और सिर्फ ये नहीं देखा कि ये हुआ, पर एक कोर कमांडर के केस में लोग उनके घर से मोर चुरा के ले जा रहे थे, स्ट्रॉबेरी चुरा के ले जा रहे थे, आलू प्याज चुरा के ले जा रहे थे। मतलब हो सकता है सारे ये इमरान खान के पार्टी के सपोर्टर नहीं थे, सिर्फ गरीब लोग थे जिन्होंने मौका का फ़ायदा उठाया। लाहौर में कहा जाता है कि एक दो जगह हलवाइयों पे लूटपाट की लोगों ने, मिठाइयाँ चुराई, चीज़ें जलाई, बसें जलाए, ट्रक जलाए, और मामला बिल्कुल हाथ के बाहर चले गया। अब इमरान खान साहब को ज़मानत मिली है। शायद मामला थोड़ा इससे उनके सपोर्टरों के बीच कम से कम ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन फौज चाहती है कि उसकी अथॉरिटी किसी तरह रिस्टोर हो। आखिर एक पार्टी के सपोर्टरों को लगे कि कोर कमांडर के घर को जला दे सकते हैं, तो दूसरी पार्टी के सपोर्टरों को भी यही लगने लगेगा। लेकिन फौज क्या कर पाएगी, अब कहना बहुत मुश्किल है। प्रवीण, आपने जुल्फिकर भुट्टो की बात की, एक सवाल उनसे जुड़ा हुआ आ रहा है। लता हमें सवाल भेज रही है कि क्या इम द डिम जुल्फिकर भुट्टो जैसी फेट का सामना करेंगे? लता जी, अब पहली बात तो ये है कि मैं भी उन लोगों में था, आई शुड कन्फेस, जिनको लगा था कि शायद इमरान खान स्पोर्ट्स में के ज़्यादा मतलब पसंद है, और ये डिम वाला वर्ड जो है ये कईयों ने यूज़ किया है। लेकिन लग रहा है कि कम से कम कुछ भी कहा जाए, इमरान साहब के साथ चालाकी तो है उनमें। अच्छा। क्योंकि किसी तरह मतलब नेगोशिएट कर ले पाए हैं। एज आई सेड, 4 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी भी कमेंटेटर या एक्सपर्ट से सवाल पूछा जाता कि कोई पॉलिटिशियन आमने सामने फौज का मुकाबला कर सकता है, तो जवाब ना ही होता। और इतिहास को देखें तो इसकी वजह भी हमें दिखती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ साहब ने हटाने की कोशिश की और एक नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया। क्या हुआ नवाज शरीफ साहब को, करते करते मतलब कुछ घंटों के अंदर पुराने वापस आर्मी चीफ मुशर्रफ साहब वापस आ गए थे और नवाज शरीफ साहब जेल में थे। कई साल जेल में रहे और बाहर भेज दिए गए, फिर एग्जाइल में। आज की तारीख भी वो बाहर ही हैं लंदन में। उनके केस अभी तक दब नहीं पाए हैं, जबकि उनकी पार्टी और उनका भाई प्रधानमंत्री है। उसके पहले जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का तो सब पता है, लेकिन कई पॉलिटिकल लीडर हैं। बेनज़ीर भुट्टो थी, उनकी सरकार हटा दी गई, गिरा दी गई, क्योंकि उनने फौज के साथ उनकी अनबन हो गई थी।
ये पाकिस्तान में हमेशा इतिहास रहा है और इसकी वजह कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस वजह है क्योंकि जबकि भारत में आज़ादी के बाद पार्टियों की एक मजबूत बेस थी पब्लिक में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान को आज़ाद किया था उसकी मेन बेस उन इलाकों में नहीं थी जहां पाकिस्तान बना, यानी वेस्ट पंजाब और ईस्टर्न बंगाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हमेशा ताकत, आज की तारीख जो उत्तर प्रदेश हम बुलाते हैं तब यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाया जाता था, मेन ताकत उसकी मुस्लिम लीग की वहाँ थी। तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर बने आज़ादी के बाद उनके पास कभी मास बेस नहीं था, इंडिया में मास बेस था पॉलिटिशियंस का, तो वो हालत को संभाल पाए। अब हमेशा पाकिस्तान में क्राइसिस के वक्त, बुरे वक्त, अच्छे वक्त, आर्मी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रही है जी। लेकिन अब पहली बार इमरान खान ने यह हालत पैदा कर दी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं आखिर। ये कहा जाता है कि आर्मी के अंदर ही बहुत सारे स्प्लिट्स आ गए हैं कि इमरान को सपोर्ट करना चाहिए, कि इमरान को अपोज करना चाहिए। कुछ आर्मी के बड़े सीनियर रिटायर्ड अधिकारी हैं जो काफ़ी ओपनली इमरान को सपोर्ट किए हैं। पहले बहुत सारे लोग आर्मी में थे जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ होते थे या जियाउल हक के भी खिलाफ रहे होंगे, लेकिन ये बातें पब्लिक में कभी नहीं कही जाती थी, अब पब्लिकली कही जा रही है। तो मेरे ख्याल से आसिम मुनीर साहब बहुत घबरा रहे होंगे कि ये मुल्क कहाँ पहुंच गया और फौज का आगे क्या होगा। प्रवीण, दर्शक हमारे काफी समझदार है। अभी आपने जिस चीज की बात की उसी पे एक और सवाल आ रहा है किशन का। वो पूछ रहे हैं कि क्या फौज के अंदर इस विषय पे बहुत टूट है या क्या सभी इमरान खान की गिरफ्तारी चाहते हैं? नहीं, फौज के अंदर तो आप बिल्कुल सही अंदाजा लगाए, टूट बहुत है। रूमर्स कुछ दिनों से चल रहे हैं कि लाहौर के कोर कमांडर इनफैक्ट अपनी नौकरी से हटाए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने फौजियों को ये ऑर्डर नहीं दिया गोली चलाने के लिए, फौजी इंस्टॉलेशंस को बचाने के लिए। और कई और जगह पे आज तक इसका कोई आंसर नहीं मिला है कि फौजियों ने जनरल हेडक्वार्टर, मतलब आर्मी के हेडक्वार्टर पे रावलपिंडी पे जब कुछ लोगों ने हमला किया तो फौजी कहाँ गायब हो गए थे गेट से, पीछे क्यों हट गए थे। कई जगह हमें ये दिखता है कि जब भीड़ ने फौजियों के साथ आमने सामना मुकाबला किया या पत्थर भी फेंके, गालियां भी दी, तो फौजी तैयार नहीं थे कि गोली से जवाब दे जी। और हो सकता है इसकी एक वजह है कि आखिर हर फौज पब्लिक से ही आती है, भर्ती तो लोग पब्लिक से ही होते हैं। पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति पिछले साल में बहुत ज़्यादा बिगड़ी है और प्रैक्टिकल टर्म्स में जैसे पब्लिक को सफ़र करना है वैसे उन्हें सफ़र किया है, तो ऑर्डिनरी फौजी को भी सफ़र करना पड़ा है क्योंकि हर चीज़ का दाम बढ़ा है, 3 गुना 4 गुना बढ़ा है, तनख्वाह तो वही रही है। फौजी भी सोच रहे हैं कि आगे उनकी हालत और बिगड़ सकती है और शायद वो अपने अफसरों से या सरकार से उतनी ही नाराज़ है जितनी आवाम अब नाराज़ हो गई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखने में आई कि जब किसी रिपोर्टर ने पूछा एक आदमी से जो कोर कमांडर के घर से मोर चुरा रहा था, तो उसने पूछा कि ये मोर यहाँ से क्यों ले जा रहे हो, तो उसने बोला ये जनरल का मोर नहीं है, ये आवाम का मोर है, तो ये हमारे ही पैसों से मोर लिया गया था। जबकि बात बड़ी फनी थी लेकिन फैक्ट है कि उससे नाराजगी लोगों की दिखती है कि देखिए हम आटा नहीं ले पा रहे हैं, हम अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं और ये जर्नलों ने इतने बड़े प्लॉट लिए हुए हैं, इतने बढ़िया घर में रह रहे हैं, इनके स्ट्रॉबेरी है और इनके मोर भी है। तो मेरे ख्याल से मतलब ऑर्डिनरी रैंक एंड फाइल फौज में भी बहुत नाराजगी है, यंगर ऑफिसर्स में नाराजगी है। अब क्या इस नाराजगी के वजह वो बागी हो जाएंगे, शायद वो इस वक्त शायद वो प्रीमेच्योर कंक्लूजन रहेगा, शायद वहां तक बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन डेफिनेटली सीनियर ऑफिसर्स वरीड तो होंगे कि कल इन फौजियों को कहो कि अपने पब्लिक पे, अपने लोगों पे गोली चलाए, तो शायद वो मानने को तैयार नहीं होंगे। चलिए प्रवीण, मोर पर और थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो आ रहा है आनंद का। वो पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है, पब्लिक इतनी नाराज क्यों है? मोर पे मोर डिस्कशन। पाकिस्तान में जैसे कि मैंने कहा था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के समय ही या पीछे भी चले तो जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम से
आर्थिक हालात धीरे धीरे बिगड़ते रही। जनरल परवेज मुशर्रफ का कहा जाता है कि उनने एक इकोनॉमिक मिरेकल किया पाकिस्तान में। उस वक्त वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ था यूएस का। यूएस ने बहुत पैसे दिए थे पाकिस्तान को, इकोनॉमी बूम कर रही थी। लेकिन उसी वक्त लोग, मतलब कुछ वहाँ जिम्मेदार लोग कहने लग गए थे कि जनरल मुशर्रफ पैसे खर्च ज़्यादा कर रहे थे, कर्जा ज़्यादा ले रहे थे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर रहे थे। मतलब एक्सपोर्ट्स नहीं बना पा रहे थे, पावर के कॉस्ट का रिकवरी ठीक तरह नहीं कर रहे थे जी। लेकिन उस वक्त किसी ने ज़्यादा इस पे सोचा नहीं। लगा कि अमेरिका से पैसे आते रहेंगे, वैसे से पैसे आते रहेंगे, क्यों घबराना है, बाकी जो यहाँ से नहीं आएंगे चीन से आ जाएंगे। और काफ़ी अरसे के लिए ये गेम ठीक ठाक ही चला। जब तक नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो मामला थोड़ा बिगड़ने लग गया था और इमरान खान के आने तक पूरी तरह बिगड़ गया था। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 3 खास हिस्से थे। एक तो था जो ये कहते हैं सर्कुलर डेट प्रॉब्लम, और सर्कुलर डेट प्रॉब्लम ये था कि जो पावर सेक्टर के बिल्स है, पावर सेक्टर के प्राइसेस जानबूझ के कम किए जा रहे थे। कुछ इंडस्ट्रीज से और लोगों से पैसे वो कॉस्ट फुल्ली रिकवर नहीं हो रहे थे। लेकिन क्योंकि पावर कंपनीज को उनके बिल नहीं मिल रहे थे, पावर कंपनीज फिर बोरो कर रहे थे फ्यूल, कोल, बाकी चीज खरीदने के लिए, और एक सर्कुलर डेट बन रहा था जिसका बोझ सरकार को ही मजबूरन उठाना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे वो मुश्किल हो गया सरकार को उठाने के लिए। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल रह नहीं पाई। जो चीज़ें पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंकरेज की जा सकती थी वो ठीक तरह कल्टीवेट नहीं हुई। करप्शन भी बहुत सारी थी। बहुत सारे कंपनीज को सरकारी लोन्स मिले जो उन्होंने वापस नहीं दिए। ये जैसे आपने अखबारों में या द प्रिंट में पढ़ा होगा, ये इंडिया में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी बैंकिंग सेक्टर में, जिसपे अब सरकार काफ़ी अमल करने लगी। और तीसरा झटका पाकिस्तान को पहुंचा, जैसे पूरी दुनिया को पहुंचा, कोविड के टाइम। उसके साथ फिर जुड़े हुए कुछ और फैक्टर्स भी थे। चाइना जितने लिबरली पैसे देने को तैयार था, कोविड के बाद थोड़ा स्क्वीज आया, देने को तैयार नहीं था। जितनी उम्मीदें थी पाकिस्तान कि चाइना से पैसे आएंगे, उतने पैसे आए नहीं। तो मामला जाके एक पॉइंट पे पहुंचा इमरान खान साहब के टाइम कि सरकार बेसिकली अपना कर्जा पूरा दे नहीं पा रही थी और कंगाली के हालत में आ गई। जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो ये उम्मीद थी कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जाएंगे और वहाँ से पैसे ले आएंगे। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने कुछ शर्त लगाई पाकिस्तान पे, और उन शर्तों में ये था कि सरकार अपना खर्चा बहुत कम करेगी। तो फ्यूल की सब्सिडी कम करेगी, कुछ और सब्सिडी सोशल सेक्टर की कम करेगी और फौज का खर्चा भी कम करेगी जी। अब नेचुरली कोई पॉलिटिशियन ये नहीं चाहेगा कि चुनाव के पहले वो पब्लिक पे इतना बोझ लगाए, क्योंकि पता है कि चाहे किसी और पॉलिटिशियन या सरकार की गलती हो, पब्लिक ने गाली तो इसी प्रधानमंत्री को देनी है, ना कि पिछले वाले को। तो शहबाज शरीफ साहब इसको टालते रहे हैं। मैटर क्राइसिस के पॉइंट पे आ गया कि पाकिस्तान को आउटवर्ड रेमिटेंसेस बंद करने पड़े। कुछ वक्त के लिए वो अपने तेल के बिल्स भी नहीं भर पड़ा और आज की तारीख बहुत ही बुरा हाल हो गया लोगों का। डॉलर जो, मतलब मेरे ख्याल से इमरान खान के टाइम को 150 रुपये ऐसे कुछ था, हो सकता है मेरा फिगर थोड़ा गलत हो। कल की तारीख 285 रुपये पे पहुंच गया था। और डॉलर का रेट जब बढ़ता है तो हर चीज़ का रेट बढ़ता है, तेल का, बाकी हर चीज़ का। तो खाने का, तो नाराज़गी मेनली आर्थिक वजहों से है। और लोगों में एक फीलिंग भी आ गई है, देखिए, कि करप्शन का मुद्दा बहुत है। रिसेंटली ये एक तोशाखाना केस इमरान खान पे लगाया गया था कि वो तोशाखाना से, स्टेट ट्रेजरी से, जब वो फॉरेन विजिट्स पे गए थे तो ज्वेलरी और घड़ियाँ जो उनको दी गई थी वो उनको स्टेट ट्रेजरी में सबमिट करनी थी, लेकिन वो उनने रख ली। लेकिन तोशाखाना केस की जब जांच की जा रही थी तो निकला कि पाकिस्तान के हर प्रधानमंत्री ने और प्रेसिडेंट ने यही गिफ्ट्स लिए थे। तो पब्लिक में वो भी नाराज़गी आ गई कि देखिए, जब हम आटा नहीं खरीद पा रहे हैं तो ये लोग मोर क्या, मतलब रोलेक्स के सोने के मोर भी ले रहे हैं जी। तो उस बात पे भी बहुत नाराजगी की लहर एक फैल गई समाज में, जो मेरे ख्याल से अब सामने आ गई है जी। अगला सवाल सुनीता कृष्णन का है। वो पूछ रही है कि हमारे पड़ोसी के यहाँ इस उथल पुथल का इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? सुनीता जी, ये तो एक बहुत गंभीर सवाल है।
भारत में मेरे ख्याल से भारत एक ऐसा मुद्दा है जिस पे वो पाकिस्तानी जो चाहे इमरान खान के खिलाफ हो या साथ हो, पाकिस्तान में कम ही लोग होंगे जो भारत के साथ हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो भारत से जंग चाहते हैं या भारत से लड़ना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसे एक भारत में पाकिस्तान एक जज्बाती मुद्दा है, वैसे भारत पाकिस्तान में जज्बाती मुद्दा है। हमने देखा कि पाकिस्तान में 26/11 की घटनाओं के पहले फौज के खिलाफ बहुत नाराज़गी थी। पहले नारे भी लगते थे कि फौज दहशतगर्दी कर रही है, फौज पॉलिटिक्स को सप्रेस कर रही है। लेकिन जब हालत बनी कि और कुछ लोगों को ये दिल में डर बैठ गया 26/11 के बाद कि भारत और पाकिस्तान का जंग हो सकता है, तो पाकिस्तान में पूरा पब्लिक ओपिनियन आर्मी के पीछे मोबिलाइज हो गया। और अब भारत में कुछ जिम्मेदार क्वार्टर्स में भी ये डर है कि पाकिस्तान ऐसे कुछ, या पाकिस्तान का फौज या ISI ऐसे कोई घटना कर सकता है कश्मीर में या भारत के किसी और जगह में जहां एक क्राइसिस पैदा हो जाए। और जैसे भारत ने पुलवामा के बाद हमला किया पाकिस्तान पे, दोबारा ऐसी कोई हालत बन जाए, क्योंकि उसमें पाकिस्तान फौज का पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, पब्लिक यूनाइट होगी। दूसरा, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी मुझे बता देना चाहिए, ये है कि नहीं, पाकिस्तान की फौज ये नहीं करेगी क्योंकि वो जानती है कि आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि अगर कोई क्राइसिस पैदा हो, जंग चाहे ना हो लेकिन जंग जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तो उसमें पाकिस्तान को उससे पाकिस्तान पे इतना आर्थिक बोझ पड़ेगा कि वो सह नहीं पाएगा। दोनों आर्ग्यूमेंट्स में ज़रूर दम है। कहना बहुत मुश्किल है क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली भारत को अलर्ट रहना चाहिए कि ऐसे हो सकता है। चलिए प्रवीण, अगला सवाल महेश राम का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि इस हंगामे के बीच पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल का क्या होगा? क्या GHQ पर्याप्त कमांड और नियंत्रण सुनिश्चित करने में सक्षम होगा? सालों साल से लोगों ने ये कहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल उतना ही सुरक्षित है जितने किसी और न्यूक्लियर पावर का है। और वो इसलिए सुरक्षित है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान कोई बहुत खास जिम्मेदार पावर है, लेकिन क्योंकि कोई भी फौज नहीं चाहेगा कि कोई नॉन स्टेट एक्टर किसी भी हालत में न्यूक्लियर वेपन्स पे कब्जा कर ले। ये मुद्दा पहले उठा था जब दहशतगर्दी का लहर पहले 9/11 के बाद पाकिस्तान में फैला और बहुत जगह पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए गए। और पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये कहा कि नहीं, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे कंडीशंस में रखे गए हैं कि टेररिस्ट हमला भी कर ले उस फैसिलिटी पे तो ये बिल्कुल हार्डन्ड है, इन पे बिल्कुल मतलब कोई इन पे कब्जा नहीं कर सकता या इनको चुरा नहीं ले सकता। कुछ और भी उसके बाद घटनाएं हुई जिससे दुनिया में काफ़ी वरी माउंट हुई। ऐसे केसेस थे कि फौज के अंदर ही कुछ लोग अलकायदा से जुड़े हुए दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो गए। एक लेफ्टिनेंट जनरल का केस था जो शामिल हो गया अलकायदा में, ब्रिगेडियर का केस था। एक अटेम्प्ट था एक पाकिस्तान नेवल शिप को हाईजैक करने का जो ऑलमोस्ट सफल हो गया था। आज की तारीख भी पाकिस्तान सरकार ये कहती है और पाकिस्तान की फ़ौज कहती है कि हमारे फैसिलिटीज़ हाईली प्रोटेक्टेड है और सेफ है। लेकिन दोबारा वो सवाल कईयों के माइंड में उठने लग गया है कि देखिए, रावलपिंडी में आपके जनरल हेडक्वार्टर के गेट पे अनाम लोग हमला कर ले और फौज कोई दिखे ही ना, तो कल क्या वाकई न्यूक्लियर फैसिलिटी भी सेफ रहेंगे कि कोई ये हालत पैदा कर दे सकता है कि वहाँ जाके कोई नुकसान कर ले। अब मुझे ये कहना चाहिए कि अणुबम बहुत बड़ी चीज़ें होती है, ये नहीं होती कि मतलब किसी के गाड़ी के डिक्की में चुरा के छुपा के ले जा सकते हो। इतना आसान काम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वरी है। इससे भी बड़ा वरी ये है कि अगर पाकिस्तान में हालत पैदा हो जाए जहां फौज में टूट आ जाए या इकोनॉमी उनकी पूरी तरह ख़त्म हो जाए, मानो कि वो सूडान या किसी दूसरे देश जैसे बन जाए जहां सिविल वॉर पैदा हो जाए, तो फिर उनके न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा, उनकी सेफ्टी क्या रहेगी। और इस बात पे आई थिंक ये फेयर है कि
कहना कि बहुत दुनिया में वरी है। जी। और इसलिए बहुत मुल्क ये भी चाहते हैं कि चाहे वो उनमें कोई नरमी ना हो पाकिस्तान के लिए, वो ये नहीं चाहते कि मुल्क टूट जाए या ख़त्म हो जाए, क्योंकि आखिर कोई नहीं चाहेगा कि अनुभव किसी नॉन स्टेट एक्टर या रेबल फैक्शन के हाथ पड़ जाए। जी, चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।